वो कल ही मैंने आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर लिए। ओके, तो आप एज अ रेफरेंस उसको यूज कर सकते हैं। पीडीएफ एक जो बुक है, टेक्स्ट बुक, रीमा थरेजा जो ऑथर है, उसका भी पीडीएफ मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया है। ओके, तो वो भी आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम क्या क्या डिस्कस करने वाले। यूनिट नंबर 2, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के कौन से टाइप हैं, जैसे यहाँ पे हम सिलेक्शन, कंडीशनल, ब्रांचिंग स्टेटमेंट देखने वाले। और दूसरा जो है वो लूप स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे इटरेशन आता है, मतलब एक ही ब्लॉक फिर से रिपीट होने वाला है एग्जीक्यूशन उसका। जो ब्लॉक जो है, वो ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, वो रिपीटेडली कॉल होने वाले हैं, तो वो होते हैं हमारे इटरेटिव स्टेटमेंट। ओके, लूप जिसको कहा जाता है। और दूसरे जो है वो सिलेक्शन, कंडीशनल, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ये वन बाय वन हम सब डिस्कस करने वाले हैं अभी इन यूनिट नंबर 2। ओके, so first of all we are going to know what is decision control statement, मतलब डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से होते हैं। तो इसके रिलेटेड एल्गोरिदम में भी मैंने एक बार आपको बताया था, जब हमने उस टाइप के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। कौन से प्रॉब्लम थे वहाँ पे वही ऑलरेडी मैंने जो असाइनमेंट आपको शेयर किया है, उसमें से कुछ प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस के लिए अपलोड किया है। ओके, जिसमें हमारा आता है टू फाइंड वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट, वेदर गिवन नंबर इज इवन और नॉट। ओके, वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन और ऑड। ओके, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर। ओके, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है, these all problem come under your decision making, क्योंकि वहां पे एक जो कंडीशन है, वो कंडीशन के बेसिस पे हमारे पास 2 डिसीजन आने वाली है। एक तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, क्योंकि कंडीशन है। मतलब वहां पे मेरे पास 2 नंबर है, ए एंड बी, और ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। और वहां पे मैंने अगर ऐसे लिखा ए ग्रेटर देन बी, अभी ए ग्रेटर देन बी मुझे चेक करना है, मतलब चेक करने वाला है, मतलब ये कंडीशन आ गई। और ये कंडीशन में कैसे इवेल्युएट करूंगा, मैं चेक करूंगा ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, और मैंने वहां पे लिखा ए ग्रेटर देन बी। तो वहां पे क्या हो रहा है, ए ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है। नहीं है, मतलब जो कंडीशन मैंने लिखी ए ग्रेटर देन बी, वो कंडीशन फॉल्स हो गई। ओके, तो ये एक फॉल्स वाली जो कंडीशन है, एक वो आने वाला है यहाँ पे। और दूसरा, अगर ए की वैल्यू बी से अगर ग्रेटर होती है, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा अभी, ए ग्रेटर देन बी, यस ट्रू। ये कंडीशन जो मैंने लिखी वो ट्रू हो जाएगी। मतलब जो हम कंडीशन लिख रहे हैं, वो कंडीशन के लिए 2 अलग अलग हमारे पास वैल्यू आने वाली है, बट दोनों में से एक ही वैल्यू आएंगी। वहां पे 2 वैल्यू रहेंगी, लेकिन बेस्ड ऑन द कंडीशन, हमने जो कंडीशन लिखी है, आइदर इट इज ट्रू, आइदर इट इज फॉल्स। ओके, इसलिए वहां पे एल्गोरिदम में हमने डिस्कस किया था, मुझे चेक करना है 3 नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो वहां पे हमने ऐसे लिखा था एल्गोरिदम में, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, देन ए इज हेलो सर। यस सर, एक नितिन कुमार करके है सर, वो उसका ऐड नहीं हो रहा सर। ठीक है, ऐड कर दिए। ओके, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था ये एग्जांपल में कि ए ग्रेटर है बी से एंड बी ए इज ग्रेटर देन सी। मतलब वहां पे एंड का यूज करके, ये जो एंड ऑपरेटर है उसका यूज करके हमने 2 कंडीशन को ज्वाइन किया था। ओके, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमने वहां पे कंक्लूड किया था कि ए ग्रेटर है तीनों में से। फिर दूसरा हमने कंडीशन लिया था एल्गोरिदम में कि बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो हमने वहां पे कंक्लूड किया था बी इज ग्रेटर अमंग 3 नंबर। और दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है वहां पे, मतलब ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, और दूसरा बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, ये अगर ये दोनों ट्रू नहीं है,
मतलब अल्टीमेटली क्या होगा वहां पे, सी इज अ ग्रेटर नंबर अमंग 3 नंबर। तो वहां पे जब हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, इसलिए हमने पहले ऑपरेटर डिस्कस किए थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर देयर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर देयर। ओके, तो अगर ऐसा कंपैरिजन जब आएगा वहां पे हमें डिसीजन मेकिंग, कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, और मल्टीपल डिसीजन हो सकते हैं वहां पे, मतलब ट्रू और फॉल्स हो सकता है। ओके, अगर बेस्ड ऑन, जैसे हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था, अगर कुछ हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम जो दिया गया है वो थोड़ा बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, कौन सा ग्रेटर है, तो उस टाइम में मल्टीपल कंडीशन आ सकती है। तो अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग उसके डायमंड शेप लेके अलग अलग ब्रांचेस फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ओके, so here on the screen you can see decision making statement in programming languages decide the direction of flow of program execution। मतलब a and b, a greater than b है, अगर ट्रू है तो वो फॉल्स वाला जो पार्ट है वो इग्नोर कर देगा, उसको वो वहां पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ ट्रू वाले पार्ट में जाएगा और आगे प्रोसीड करेगा। ओके, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो ट्रू वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो in Python by using the decision control statement we can achieve this type of problem। okay, we need the statement to execute under some condition, like if the value is equal to this then this will happen, and if not equal to this then this will happen। okay, so it is like we are having a multiple condition। जब हमारे पास multiple condition होगी वो केस में हम ये यूज करेंगे। ओके, तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे एक बार फ्लो चार्ट बता देता हूँ, कुछ लोग भूल गए होंगे। बीडीवीएन वालों का ये पार्ट आई थिंक नहीं हुआ था। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो अभी। ओके, एक मेरे पास एक प्रॉब्लम है जहाँ पे मुझे 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे एक कंडीशन है मेरे पास, क्योंकि मुझे 2 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो अभी ए ग्रेटर देन बी ये कंडीशन है, तो एक तो ए ग्रेटर होगा नहीं तो बी ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस आई है, यहाँ पे एक ट्रू वाला है यहाँ पे ब्रांच, और दूसरा ये डायमंड शेप का, और दूसरा ये फॉल्स वाला ब्रांच। अगर ये ए ग्रेटर देन बी ट्रू है तो ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट हैंड साइड में जो दिया है प्रिंट ए, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो हमारा राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट वाला जो पार्ट है ट्रू वाला वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन आई है, यहाँ पे कुछ तो हमें डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन द कंडीशन। ओके, मतलब कंडीशन ट्रू है तो ये एक जो पार्ट है ट्रू वाला वो एग्जीक्यूशन होगा, मतलब वहां पे प्रोसीड करेगा वो आपका फ्लो चार्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाला जो पार्ट है उसके बाद जो उसके अलग अलग ब्रांचेस होंगे, अलग अलग कंडीशन होगी, उसके बेसिस पे वो आगे प्रोसीड करेगा एग्जीक्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हमें इस टाइप के अगर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आते हैं तो वहां पे हमें ये डायमंड शेप का यूज करना है और हमें अलग अलग ब्रांचेस बना के वो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे कौन से टाइप है इसके वो देखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अभी कौन से टाइप के यहाँ पे हम जो लर्न करने वाले अलग अलग कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब आप पाइथन पढ़ रहे हो, सी है, C++ है, जावा है, ऑल दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट ऑल दिस टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, सो कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट है, इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स एल्स मतलब नेस्टेड इफ एल्स है, इसको नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है, वो भी है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है। सो ऑल दीज आर द कंट्रोल स्टेटमेंट।
मतलब ये आपके प्रोग्राम में बेस्ड ऑन द डिसीजन, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप ये अलग अलग यूज कर सकते हो आपकी इसमें। ओके, अभी एक वन बाय वन हम ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स है, और एल्स वाला, ये वाला नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स, ये है हमारे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। और हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको फॉर फाइल को भी हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि हम फ्लो को यहाँ पे बेस्ड ऑन द जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे फॉर लूप है, वाइल लूप है, ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू है। तो ये हमारी जो हमारा प्रॉब्लम है, हमारे जो रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन की, उसके हिसाब से हमें ये यूज करने हैं हमारे प्रोग्राम में। अभी हम वन बाय वन एक एक डिस्कस करेंगे और उसका यूज कैसे करना है, और उसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो इफ स्टेटमेंट है। तो इफ स्टेटमेंट कैसे लिखना, उसका सिंटेक्स क्या है, तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स स्क्रीन पे, इफ, ओके, और यहाँ पे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे कंडीशन रहेगी, जैसे मैंने अभी फ्लो चार्ट में दिखाया। अगर मुझे दो नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है ये अगर चेक करना है तो मैं लिखूंगा इफ ए ग्रेटर देन बी। ओके, और यहाँ पे देखिए कॉलन आ गया, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ये कमेंट है हमारा, मतलब इफ कंडीशन, मतलब इफ के ब्रैकेट में जो हम कंडीशन लिखने वाले हैं, ये अगर कंडीशन ट्रू होती है, ओके, तो उसके बाद जो आप स्टेटमेंट लिखने वाले हो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर इफ कंडीशन आप यूज करने वाले हो तो क्या होता है, इफ में जो आप कंडीशन देते हो वो कंडीशन अगर ट्रू होती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी, 3 इज ग्रेटर देन 2, यस करेक्ट, ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन हमारा। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा, ये जो स्टेटमेंट है जो हमने लिखे यहाँ पे, ये सब के सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट इसका कैसे होता है, कंडीशन, जो भी कंडीशन होगी अगर ट्रू है तो ये आगे वाला जो कोड है, मतलब कंडीशन के बाद जो कोड लिखा है हमने इफ स्टेटमेंट में, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके अंदर जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे, कंडीशन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो देखिए यहाँ पे आप ये फ्लो चार्ट में दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो वो आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये सीधा यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो हमने कोड लिखा है इनसाइड दिस, ये ब्लॉक, ओके, ये ब्लॉक है, सिर्फ यहाँ पे हम एक कॉलन का यूज करके इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी लैंग्वेज में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करके यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे इफ कंडीशन डाला मैंने और इसके बाद मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो ये है इफ स्टेटमेंट का यूज कैसे करना है। ओके, पहले हम इफ एल्स देख लेते हैं, उसके ऊपर में आपको स्पाइडर में प्रोग्राम भी हम डिस्कस करते हैं। अभी देखिए एक प्रोग्राम हमें है यहाँ पे, एक वेरिएबल डिफाइन किया मैंने जिसको वैल्यू मैंने 10 असाइन की, और दूसरा फिर से वेरिएबल लिया जिसको वैल्यू मैंने 12 असाइन की, और यहाँ पे अभी मुझे प्रोग्राम लिखना है, अभी मुझे कंडीशन लिखनी है इफ वेरिएबल 2 ग्रेटर देन वेरिएबल 1। अभी हम चेक करेंगे वैल्यू क्या है, वेरिएबल 2 की वैल्यू 12 है और वेरिएबल 1 की वैल्यू 10 है, मतलब क्या होगा, ये जो कंडीशन हमने लिखी है वेरिएबल 2 ग्रेटर देन वेरिएबल 1, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके बाद हमने लिखा प्रिंट वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1,
मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, फिर से मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा मेरे प्रोग्राम में, इफ वेरिएबल 1 ग्रेटर देन वेरिएबल 1। तो क्या हो रहा है, वेरिएबल 1 की वैल्यू है 10 और वेरिएबल 1 फिर से हम कंपेयर कर रहे एक ही वेरिएबल को दो बार, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रेटर देन नहीं, इज इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लिखा, क्या कंडीशन में नहीं लिखा, सिर्फ ग्रेटर देन लिखा, मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इसके बाद जो हमने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट, ये वाला फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, मतलब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, जब हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं उसकी कंडीशन अगर ट्रू है तभी उसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। यस रोहित, अभी मैं ये कंट्रोल हटा देता हूँ बिकॉज बीच बीच में कुछ लोग डिस्टर्ब करते। हाँ रोहित पूछो। यस रोहित, तो जॉइन होऊन राहिला की काय करून राहिला, काही करून नाही राहिले। ओके, इफ स्टेटमेंट समझ में आया, किसी को डाउट है इफ स्टेटमेंट में पूछो। सेकेंड स्टेटमेंट समझ में नहीं। हाँ हाँ बोलो ना। सेकेंड स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। कौन सा स्टेटमेंट? वेरिएबल 1 और वेरिएबल 1 को जैसे कंपेयर करते हैं आप, वो वाला। हाँ, अरे वेरिएबल 1 और वेरिएबल को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो दोनों की वैल्यू सेम है ना, 10 10। तो 10 ग्रेटर देन 10 है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा वेरिएबल 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल 1, ऐसे अगर लिखा तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये यहाँ पे कंडीशन चेंज करनी पड़ती है हमें, ठीक है, वो मैं स्पाइडर में बताऊंगा, हम जब एग्जीक्यूट करेंगे उस कोड को चेंजेस करके इसमें, यही इसमें। सर हाँ राजू, जर ते प्रिंट स्टेटमेंट फॉल्स असेल हाँ तर फॉल्स असं प्रिंट होईल ना तिथे? कुठलं फॉल्स असेल तर? ते आता हे सेकंड लास्ट लाईन प्रिंट वेर 1 प्रिंट स्टेटमेंट जर ते फॉल्स असेल तर फॉल्स असं प्रिंट होईल ना तिथे? फॉल्स की काहीच असेल प्रिंट नाही होणार? फॉल्स जर असेल कंडिशन तर प्रिंट होत नसतं, कंडिशन ट्रू असेल तरच प्रिंट होणार। नाही फॉल्स लिहून येईल ना तिथे कुठे? असं की फॉल्स ते असं नाही नाही, तसं लिहून येत नसते कन्सोलला, आउटपुटला तसं तुम्हाला दिसणार नाही। ओके फक्त आपण जे प्रिंट स्टेटमेंट देतो इफ स्टेटमेंट नंतर, म्हणजे आपला तो ब्लॉक आहे। ओके, तो ब्लॉक आता इथे तुम्हाला जर इथे तुम्ही पीपीटी मध्ये जर बघितलं तर पहिली कंडिशन जेव्हा मी लिहिलेली आहे इथे बघ, इफ व्हेरिएबल 2 ग्रेटर दॅन व्हेरिएबल 1, तर याच्यानंतर इथे स्पेस दिसते, ऍक्च्युली स्पेस इथे नाही पाहिजे, हे प्रिंट स्टेटमेंट लगेच इथं हवंय आपल्याला, लगेच इफ स्टेटमेंट लिहिल्यानंतर लगेच आपल्याला इथे प्रिंट लिहावं लागेल। आता इथे पीपीटी मध्ये तुम्हाला इथे स्पेस गॅप दिसून राहिलेली आहे, ऍक्च्युली तशी गॅप आपल्याला तिथे कोड मध्ये जेव्हा ऍक्च्युअल लिहू आपण कोड तेव्हा तुम्हाला दिसणार नाही। सर हा बोल। ते कमेंट लिहितात ना आपण, ते कंपल्सरी आहे काय? काल लेक्चर अटेंड केलं तू माझं? नाही केलं ना तू? केलं पण आपल्यावर आहे ना टाकायचे की नाही? हा, मग तेच ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल, हा ठीक आहे। नॉट कंपल्सरी टू राईट द कमेंट। म्हणूनच इथे काय बरं, आता बघ, आता हे कमेंट दिल्यामुळे काय झालं माहितीये का, लगेच मला कळतं की हिअर इट रिटर्न द फॉल्स व्हॅल्यू, हेज द इफ ब्लॉक इज नॉट एक्झिक्युटेड, म्हणजे मला कळतं इथनं लगेच। हे म्हणजे आपण जे कमेंट लिहितो त्या कमेंटचा खरंच खूप इन्फॉर्मेटिव्ह असतात त्या, लगेच दूसरा व्यक्ति जेव्हा वाचतो कुठला प्रोग्राम वगैरह, जब वो पढ़ेगा दूसरा कोई पर्सन, नेक्स्ट पर्सन, तो उसको जल्दी समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल 1 ग्रेटर देन वेरिएबल 1। अगर वेरिएबल 1 की वैल्यू 10 है, वेरिएबल 1 की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन 10, तो 10 ग्रेटर देन 10 है क्या? नहीं है, 10 इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कमेंट, हियर इट रिटर्न द फॉल्स वैल्यू, हेंस द ब्लॉक इफ ब्लॉक इज नॉट एक्सिक्यूटेड। तो जल्दी समझ में आता है, ये इसका सही में मीनिंग है कमेंट का।
तो कमेंट लिखना चाहिए। हम कोई एक एप्लीकेशन वगैरह जब बनाते हैं कोई चीज के लिए वगैरह, तो तब कमेंट यूज ही करना चाहिए। छोटे प्रोग्राम है उसमें नहीं किया तो चलेगा, लेकिन कुछ बड़े प्रोग्राम लिखने वाले हो आप, एक मिनी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहां पे यूज करना अच्छा रहेगा एज अ गुड प्रोग्रामर। ओके, अभी इफ स्टेटमेंट समझ में आएगा, इसका प्रोग्राम ले लेंगे बाद में। पहले अभी इफ एल्स एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ और बाद में हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे इफ एल्स। कौन है, म्यूट करो। ओके, यहाँ पे अभी पहला हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट, मतलब सिर्फ मैं वहां पे इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। अभी आप इफ के साथ एल्स भी यूज कर सकते हो। ओके, अगेन इट इज अनदर टाइप ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट, दैट इज इफ एल्स। मतलब आपको इफ के साथ आप एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। तो अभी इसका सिंटेक्स देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पे फिर से ऊपर चला गया, ये जो इफ है ना, इफ यहाँ पे चाहिए, कंफ्यूजन मत होना। ये इफ वाला जो है ना ऊपर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन के पहले चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इफ फिर से कंडीशन आएगा, यहाँ पे इंडेंटेशन जो आएगा, कॉलन जो दिया है, उसके बाद स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आएगा। अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 मैंने लिखा है, दैट बिलोंग टू इफ। ओके, और मतलब यहाँ पे जो हम लिखेंगे कंडीशन इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी और ये अगर कंडीशन ट्रू है, मतलब ये सही में बी से अगर ग्रेटर है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो मैंने लिखा है इफ स्टेटमेंट के बाद, वो दोनों एग्जीक्यूट होंगे। ओके, और एल्स के बाद, एल्स के बॉडी में, मतलब एल्स में जो हमने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिखा है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। म्हणजे इसलिए उसको एल्स कहा जाता है। मतलब इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो एल्स वाला पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इफ का जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स है तो क्या होगा, इफ का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कंडीशन में एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, मतलब यहाँ पे अगर ये इफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सीधा एल्स में आएगा, और एल्स में जो भी स्टेटमेंट हमने लिखे वो सभी के सभी एग्जीक्यूट हो जाए। अभी यहाँ पे फ्लो चार्ट में अगर देखते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ, मतलब इफ के बॉडी में हमने जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की जो बॉडी रहेंगी, एल्स पार्ट में जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो सभी के सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे और सीधा यहाँ पे एंड पे आ जाएगा। इफ वाला जो पार्ट है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है। तो आपकी कंडीशन जो दी है वो अगर ट्रू है तो इफ का जो पार्ट है, इफ की जो बॉडी है, वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब इफ स्टेटमेंट में हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखे, जो स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, वो एग्जीक्यूट होंगे। वो टाइम पे एल्स का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला नहीं होगा। यस, सर म्हणजे इफ जर असेल तर ट्रू मध्ये एक्झिक्यूट होईल आणि एल्स असेल तर फॉल्स मध्ये, असं का? करेक्ट. फॉल्स जर असेल कंडिशन तर एल्स मध्ये एक्झिक्यूट होईल तो, आणि ट्रू असेल तर इफ मध्ये एक्झिक्यूट होईल. ओके, आपण प्रोग्राम पण घेणार आहोत, 1-2 प्रोग्राम घेऊ यावर, 1-2 का बघू, त्याच्यावर जास्त आपल्याला जसा वेळ जर मिळाला. हा युनिट छोटा पण आहे, याच्यावर आपण कमीत कमी एक सेशन पूर्ण आपण वेगवेगळे प्रोग्राम पण करू शकतो. म्हणजे आपले जे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मी दिलेले आहे तुम्हाला फॉर असाइनमेंट साठी, त्यातले काही कमीत कमी 7-8 प्रोग्राम 10 प्रोग्राम आपण इथे स्पायडर मध्ये करून बघू बाय यूजिंग दिस डिफरेंट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. क्योंकि ये पार्ट प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से समझ में आता है, रिगार्डलेस आपका जो अभी थ्योरेटिकल हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, अभी पहला हो गया इफ स्टेटमेंट, दूसरा हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट. अभी तीसरा, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखिए, वही एग्जाम्पल है, सिर्फ हमने उसी एग्जाम्पल को थोड़े अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया. यहाँ पे वेरिएबल 1 10 है, वेरिएबल 2 12 है. हमारी कंडीशन है इफ वेरिएबल 2 ग्रेटर देन वेरिएबल 1, तो वेरिएबल 2 की वैल्यू 12 है, वेरिएबल 1 की वैल्यू 10 है. मतलब हमारा जो कंडीशन है यहाँ पे ये ट्रू है. कंडीशन ट्रू है
मतलब यहाँ पे प्रिंट में जो लिखा है हमने वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1, ये प्रिंट होगा, और एल्स में जो लिखा है हमने ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है। ओके, अभी फिर से इसको उल्टा कर देते हैं। इफ वेरिएबल 1 ग्रेटर देन वेरिएबल 2, तो यहाँ पे वेरिएबल 1 की वैल्यू है 10, वेरिएबल 2 की वैल्यू है 12, तो 10 ग्रेटर देन 12 नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो यहाँ पे सीधा ये जंप करेगा, हम अपना कंपाइलर जो है सीधा जंप करेगा एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में हमने जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब यही ध्यान में रखना है यहाँ पे हमें कि अगर इफ कंडीशन जो है वो ट्रू है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यस सर एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट्स हुए तो? काय म्हटलं तुझा वॉइस एक से ज्यादा एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट्स हुए तो? एक से मतलब ज्यादा if- एल्स इफ स्टेटमेंट्स अभी नेक्स्ट वाला एक जो से ज्यादा पार्ट, हाँ अभी जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले दैट इज नेस्टेड इफ एल्स, मतलब मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक हो सकते हैं। आपने जो पूछा वो है, लेकिन वो अभी नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ओके ओके सर। अभी हम डिस्कस करने वाले, ओके नेक्स्ट कौन है ये? हाँ पूछो ना। हॅलो सर. हाँ बोल। सर कंडिशन ब्रॅकेट मध्ये राईट करायची का तशीच राईट करायची? नाही, ते आता याच्यामध्ये अशीच राईट करायची। आता आपण जे व्हर्जन यूज करत आहे त्यामध्ये आपल्याला ब्रॅकेट यूज करायची गरज नाहीये। इट इज डिपेंड ऑन द व्हर्जन। तुम्ही जर ओल्ड व्हर्जन वगैरे यूज करत असाल पायथॉनचं तर त्यावेळेला आपल्याला ब्रॅकेट यूज करावं लागेल, अदरवाईज आपण नाही यूज केले तरी चालेल आता सध्या। ते व्हर्जनमुळे तसं तुम्हाला कुठे कुठे तुम्ही बुक पण वाचणार, कुठे बुक वगैरे रेफरन्स जर केले यूज केले तुम्ही तर त्यामध्ये तुम्हाला कुठे ब्रॅकेट दिसेल, सर्क्युलर ब्रॅकेट कुठे नाही दिसणार, तर हे काहीच प्रॉब्लेम नाही त्याच्यामध्ये। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द व्हर्जन, किंवा नवीन नवीन जे व्हर्जन येतं तसं त्याच्यामध्ये ते मॉडिफिकेशन करतात। ओके, अजून हँड रेस केला होता कोणी? ओके, नेक्स्ट आता डिस्कस करू आपण। ओके, प्रोग्राम का आपण डिस्कस करायचे याच्यावर की नेक्स्ट पार्ट कव्हर करून घेऊ? प्रोग्राम डिस्कस करा सर। प्रोग्राम डिस्कस कर। सर प्लीज अभी पहले प्रोग्राम। हो, अभी हम नई फाइल बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा पुराना जो है उसमें एक एक स्टेटमेंट हमने लिखा है। अब यहाँ पे नई फाइल लेता हूँ मैं। हमारे पास प्रोग्राम भी है, प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी भेजा है आपको असाइनमेंट में। तो इसी तरीके के जो प्रोग्राम होंगे वो आप कर सकते हो अभी घर पे पाइथन में। जो लोगों को प्रॉपरली अभी इवन और ऑड नंबर अगर मुझे चेक करना है तो उसके लिए आप लॉजिक लगा सकते हो अलग अलग चीजों के लिए। तो छोटे छोटे प्रोग्राम जो भी आपको आते होंगे वो प्रोग्राम प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो। जस्ट मिनट, स्पाइडर टाइम ले रहा है।
Okay, screen is visible. नो सर. No, sir. Okay. नो सर. एक मिनट. Yes. Okay, now it is visible. Yes, sir. यस सर. यस सर. ओके, ये अभी पुराना है हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने सब किया था. ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ. देखो, जैसे मैंने उसको क्लोज कर दिया, नई फाइल अपने आप यहाँ पे आ गई. ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमें काम करना है, फाइल को सेव कीजिए. कभी भी आप जब नया प्रोग्राम, नई फाइल ओपन करते हो तो वहाँ पे सेव करते जाइए उसको. ओके, यहाँ पे नाम का मैं दे देता हूँ. देखो, यहाँ पे decision.py आ गया. ओके, तो अभी हम यहाँ पे पहले इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं. जो प्रोग्राम अभी हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे var2 इज इक्वल टू 12, ये दोनों वेरिएबल आ गए. अभी हमारे 2 ग्रेटर देन var1. ओके, तो देखिए, जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे इंडेंटेशन जो कल एक्सप्लेन किया था वो आ गया. मतलब ऐसे जो भी स्टेटमेंट रहेगी, जैसे फंक्शन है कुछ भी, तो वहाँ पे इंडेंटेशन जो है वो अपने आप आ जाएगा. आपको वहाँ पे कॉलन लिखने की जरूरत नहीं. ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुछ प्रिंट तो var2 is greater than var1. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंटैक्स एरर था मेरा. ओके, यहाँ पे फिर से एक अलग स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं. यहाँ पे प्रिंट var2 is greater than var1. ओके, तो ये हो गया हमारा पहला इफ स्टेटमेंट के लिए. अभी यहाँ पे देखो डिफरेंस मैं कैसे बता रहा हूँ. पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे आउटपुट देखिए, 12 इज ग्रेटर देन 10, var2 इज ग्रेटर देन var1 आ गया. ओके, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन मैं क्या चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर से. मैंने var1 कर दिया इसको, var1 ग्रेटर देन var2. ओके, चेंजेस क्या किए समझ में? यहाँ पे सिर्फ मैंने वही कॉपी पेस्ट किया, लेकिन कंडीशन यहाँ पे देखिए चेंज कर दी मैंने, var1 ग्रेटर देन var2. फिर से इसको सेव किया और कंपाइल करता हूँ. देखो आउटपुट क्या आ गया, 12 इज ग्रेटर देन 10, var2 इज ग्रेटर देन var1. मतलब ये जो सेकंड फॉर लूप इफ स्टेटमेंट जो हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. अभी इसको चेंज कर देता हूँ, फिर से कोड में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखो क्या चेंज कर देता हूँ मैं, नॉट बिलोंग टू इफ स्टेटमेंट. ओके, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ. देखो यहाँ पे फिर से वही आउटपुट आ गया, var2 ग्रेटर देन var1. ओके, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, स्टिल इट बिलोंग टू दिस कंडीशन, मतलब वो यहाँ पे इफ के साथ, इफ जो हमने स्टेटमेंट लिखा सेकंड वाला उसको बिलोंग करता है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. ओके, अभी इसको थोड़ा चेंज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स पार्ट. हाँ, मतलब वो फिर से हमें समझने के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा. वही प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर दिया मैंने. अभी फिर से आउटपुट देखते हैं. ओके,
अब ये पहली कंडीशन तो ट्रू है, मतलब ये दोनों प्रिंट होने वाले, इफ वाला पार्ट। अभी यहाँ पे मैंने इफ के साथ एल्स डाल दिया, क्योंकि ये जो कंडीशन है where 1 ग्रेटर देन where 2, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये जो प्रिंट वाला पार्ट है इफ स्टेटमेंट में, वो प्रिंट नहीं होगा। तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो अभी आउटपुट चेंज हो गया, 12 इज ग्रेटर देन 10 और where 2 इज ग्रेटर देन where 1। ये जो पार्ट है ये पहले इफ स्टेटमेंट का है हमारा, और दूसरा देखो यहाँ पे आउटपुट में है नॉट बिलोंग टू इफ स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट में मैंने लिखा where 1 ग्रेटर देन where 2, तो क्या हो गया, ये जो है इफ वाला जो पार्ट है, मतलब जहाँ पे हमने प्रिंट लिखा। फिर से यहाँ पे मैं कुछ 1-2 स्टेटमेंट ऐसे डाल देता हूँ हमारे लिए, कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। ओके, ऐसे जितने भी हमारे कोड रहेंगे, जो भी कोड रहेगा हमारा इफ स्टेटमेंट में, वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो अभी कुछ तो इसका पार्ट, ओके, इंडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है। ये अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, जस्ट मिनट। ठीक है, अभी सिर्फ ये करते हैं और इसका पार्ट मैं बताता हूँ। अभी इसको फिर से थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हमारे जो प्रोग्राम हमने पीपीटी में डिस्कस किया उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे इंडेंट ये हो गया, इसको मैं फिर से यहाँ पे कॉपी करता हूँ एक स्टेटमेंट, इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करूंगा तो सेम है जो लॉजिक है यहाँ पे, सिर्फ इसमें एल्स पार्ट में मैंने प्रिंट का स्टेटमेंट एक ज्यादा डाल दिया। तो देखो जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट रहेंगे हमारे एल्स पार्ट में और इफ पार्ट में, वो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो सभी के सभी जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे हमारे इफ पार्ट के, और जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट रहेंगे हमारे एल्स पार्ट में, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे है वो सभी के सभी एग्जीक्यूट होंगे। ओके, और जितने भी स्टेटमेंट इफ पार्ट में है वो सभी के सभी एग्जीक्यूट होंगे इफ कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो इसी तरीके से हमें ये यूज करना है इफ एंड एल्स। ओके, अभी इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने, ओके, वो नेस्टेड में जाएगा, लेकिन वो ठीक है। यहाँ पे अगर सिंपल, अभी मुझे कुछ ज्यादा इसके बारे में पता नहीं, तो मैं सीधा क्या करूंगा, सीधा इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, A1 where 1 greater than where 2 and where 1 greater than where 3। ये जो एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था, बी डिवीजन के स्टूडेंट को शायद ये पार्ट हमारा बाकी है, तो ठीक है। यहाँ पे where 1 is greater than where 2 and where 3। ओके, यहाँ पे एलसीप यूज करना है, लेकिन एलसीप अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे हमें सिंपल ये प्रोग्राम करना है। तो सिंपल वे से ऐसे हो सकता है ये प्रोग्राम। मुझे प्रोग्राम सिंपल तरीके से करना है, कुछ उसको मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। तो ये प्रोग्राम को मैं where 2 greater than and where 2 greater than where 3, तो यहाँ पे आएगा where 2 is greater than where else print, यहाँ पे आएगा हमारा
is greater ओके। सर वो प्रोग्राम में var2 की जगह var1 होना चाहिए। हाँ बोलो। इफ वाला जो स्टेटमेंट है ना सर, हाँ हाँ उसमें ऊपर var2 इज ग्रेटर देन var1 एंड var3 होना चाहिए। थांब ना, मग लेक्चर सुरू आहे, थांबून जा बाय, थोडा वेळ वेट कर। हा काय म्हटलं, मला ऐकून नाही आलं तुझं। var2 ग्रेटर दॅन var1 अँड var2 ग्रेटर दॅन var3, करेक्ट। var1 एंड var3 पाहिजे ना सर। हाँ इथे इथे ओके, हाँ ठीक है, नो इश्यू। हाँ सर हाँ। हाँ ओके, लेकिन यहाँ पे इंडेंटेशन में क्यों आ रहा है प्रॉब्लम? जस्ट मिनट में चेक करता हूँ। इफ एल्स, ओके, अभी इफ नेस्टेड इफ एल्स नहीं पता है, तो कल हम नेस्टेड इफ एल्स जब डिस्कस करेंगे तो मैं इसका आपको यही प्रोग्राम को नेस्टेड इफ एल्स में कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखो var1 10 है, var2 की वैल्यू 12 है और var3 की वैल्यू 15 है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या डाल दिया मैंने, var1 ग्रेटर देन var2 एंड var1 ग्रेटर देन var3। मतलब जो पहला वेरिएबल है वो वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 से अगर ग्रेटर है तो ये पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, और बाकी की जो सेकंड पार्ट है वो पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगा। लेकिन ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स है तो ये जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे वो चेक करेगा वेरिएबल 2 को वेरिएबल 1 के साथ और वेरिएबल 2 को वेरिएबल 3 के साथ। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट वाला जो पार्ट है सेकंड इफ स्टेटमेंट का वो प्रिंट होगा। अदरवाइज ये भी अगर फॉल्स है तो सीधा ये प्रिंट करेगा ये एल्स में जो पार्ट है वो। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो आउटपुट क्या आ गया, वेरिएबल 3 ग्रेटर देन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। मतलब सीधा हमारा क्या हुआ, ये जो पार्ट है एल्स वाला ये एग्जीक्यूट हुआ। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? No, sir. सर ये लास्ट वाला नहीं समझा। ये इफ एल्स वाला, ये जो लास्ट में आपने बोला ना वो एल्स वाला प्रिंट हुआ वहाँ पे आउटपुट में। हाँ तो ये यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे फिर से मैं चेंज करता हूँ। अभी एल्स मुझे भी आपको समझाना था। अभी यही प्रोग्राम हम कल नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज करके कर सकते हैं। अभी सिर्फ ये प्रोग्राम है और मैं चेंज कर देता हूँ। मुझे एल्स नहीं पता है, मुझे नहीं एल्स के बारे में पता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं एल्स, तो मैं एल्स निकाल दूंगा। इफ var3 ग्रेटर देन var1 एंड var3। वही प्रोग्राम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग लॉजिक के साथ। यहाँ पे लिखूंगा var2, तो यहाँ पे सीधा लिख दूंगा अपने इफ स्टेटमेंट। देखो वही प्रोग्राम को चेंज कर दिया मैंने। मुझे एल्स नहीं मालूम तो सीधा 3 बार मैंने 3 कंडीशन डाल दी, और तीनों में से जो कंडीशन ट्रू होगी वो आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो आउटपुट क्या है, वेरिएबल 3 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। अभी इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू वेरिएबल 3 की 6 कर देते हैं। फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी देखो आउटपुट क्या है, वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 3। तो ये बीच वाला जो इफ वाला है कंडीशन ट्रू हो गए। मतलब जो कंडीशन ट्रू होगा वही वो इफ ब्लॉक की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने वाले। और यहाँ पे एल्स कर दिया तो एल्स वाला जो पार्ट है वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा। किसी को डाउट है भी इसमें, पूछिए। No, sir. हॅलो सर. हाँ पूछो। सर इनपुट न देता आपण इनपुट द्यायचं ते तसा प्रोग्राम झाला. हा तो पण करता येते. इथे आपण काय करणार, मी आता इथे व्हेरिएबल 3 ला आपण इनपुट देऊ,
ऑलरेडी इनपुट कसं घ्यायचं आपण डिस्कस केलेलं आहे. एंटर द वैल्यू. ये या इसलिए आप लोग अभी जब एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम वगैरह सब अलग अलग, तो आप अलग अलग तरीके से कीजिए. इफ यूज कीजिए, इफ एल्स कीजिए, क्योंकि हम हर अलग अलग तरीके से प्रोग्राम नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन. लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो डाउट आते हैं वो अलग अलग डाउट के साथ वो प्रोग्राम कीजिए. मतलब आपके प्रॉब्लम वो जो कंसेप्ट है वो रिलेटेड वो भी क्लियर हो जाएगी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा वो प्रोग्राम भी. एंटर द नंबर. यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 20. यहाँ पे थोड़ा मैंने इसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा डेट वैल्यू आने के बाद. कंपैरिजन में कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे. यहाँ पे मैं रॉन्ग, एक मिनट, कुछ तो नहीं है. एक बार मुझे से भी इनपुट जो है उसको चेक करना है. अलग अलग फंक्शन है हमारे पास, उसका यूज करके कर सकते हैं. ठीक है. इनपुट कुछ तो यहाँ पे सिंटैक्स इशू है, एक बार मैं चेक करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, अभी मैंने इनपुट लिखा, एंटर भी कर दूंगा, लेकिन एंटर करने के बाद यहाँ पे हम कौन सा टाइप की वैल्यू एंटर कर रहे हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है यहाँ पे. ओके. var3 is equal to सर इंजीनियरिंग फिजिक्स की क्लास है अभी. हाँ ठीक है. नहीं, यहाँ पे वो स्ट्रिंग जो है ना डेटा टाइप का इशू है, तो ठीक है. कल if else का प्रोग्राम लेंगे, वही इसी प्रोग्राम को फिर अलग तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे. नो इशू. ओके सर, ओके सर. ठीक है. यहाँ पे आप अटेंडेंस दे दीजिए सब लोग, आप चार्ट विंडो में. हेलो सर. हाँ, अभी कल पूछना, कल हम डाउट थोड़ा डिस्कस करेंगे.